नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। कल यानी कि 14 अक्टूबर 2021 को अवकाश होने के कारण द हिंदू न्यूज़पेपर के आज का संस्करण पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए आज 15 अक्टूबर 2021 को हम द हिंदू न्यूज़पेपर के देशों दुनिया के सभी ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ेंगे। तो चलिए इन खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टू शट डाउन लिंक्डइन इन चाइना। माइक्रोसॉफ्ट चीन में लिंक्डइन को बंद करेगा। लिंक्डइन चीन में काम करने वाला एकमात्र प्रमुख यूएस स्वामित्व वाला सोशल नेटवर्क है। माइक्रोसॉफ्ट अपने लॉन्च के लगभग 7 साल बाद चीन में लिंक्डइन को बंद करने जा रहा है और इसे प्लेटफॉर्म के एक स्ट्रिप डाउन संस्करण के साथ बदलेगा जो केवल नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिंक्डइन देश में काम करने वाला एकमात्र प्रमुख यूएस स्वामित्व वाला सोशल नेटवर्क है जहां सरकार को सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। लिंक्डइन ने 14 अक्टूबर को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि हम चीन में काफी अधिक चुनौतीपूर्ण ऑपरेटिंग वातावरण और अधिक अनुपालन आवश्यकताओं का भी सामना कर रहे हैं। इसे साझा करने और सूचित रहने के अधिक सामाजिक पहलुओं में समान स्तर की सफलता नहीं मिली है जैसे विश्व स्तर पर है। लिंक्डइन ने कहा कि यह चीनी सेवा की जगह लेगा जो नियामक आवश्यकताओं के कारण कुछ सामग्री की पोस्टिंग को प्रतिबंधित करती है। इन जॉब्स नामक एक नए पोर्टल के साथ नई सेवा जिसे इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा में सामाजिक फीड या पोस्ट या लेख साझा करने की क्षमता शामिल नहीं होगी। कैलिफोर्निया स्थित लिंक्डइन जिसे 2016 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदा गया था, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और नौकरी चाहने वालों के साथ विश्व स्तर पर बेहद लोकप्रिय हो गया है क्योंकि इसकी सोशल मीडिया जैसी विशेषताओं उनके लिए अपने पेशेवर नेटवर्क का निर्माण करते हुए एक दूसरे से जुड़ना आसान बनाती हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। इसका टाइटल है पीएम मोदी टू एड्रेस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू मार्क लॉन्च ऑफ 7 न्यू डिफेंस कंपनीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 7 नई रक्षा कंपनियों के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएमओ ने कहा कि सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड को एक विभाग से 7 पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को विजयादशमी के शुभ अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एक वीडियो संबोधन देंगे, पीएमओ ने गुरुवार को कहा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 7 नई रक्षा कंपनियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता में सुधार के उपाय के रूप में आयुध निर्माणी बोर्ड को एक विभाग से पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली 7 कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया है। यह कदम कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता को बढ़ाएगा और नई विकास क्षमता और नवाचार को उजागर करेगा। जिन नई 7 रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया है वे हैं मुनिशन इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड AVANI, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWE इंडिया, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड TCL, यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड IOL और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड GIL, पीएमओ ने कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है इंडिया यूएस टू बिगिन 15-day मिलिट्री एक्सरसाइज इन अलास्का फ्रॉम अक्टूबर 15। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत अमेरिका 15 अक्टूबर से अलास्का में 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए शुक्रवार से अलास्का में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। भारतीय सेना ने गुरुवार को कहा कि अभ्यास का 17वां संस्करण 15 से 29 अक्टूबर तक अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में
भारतीय दल में भारतीय सेना के एक पैदल सेना बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल होंगे। अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी में बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। सेना ने कहा कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में एक और कदम है। अभ्यास का उद्देश्य दो सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अभ्यास ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त हथियार युद्धाभ्यास पर केंद्रित होगा और इसका मुख्य उद्देश्य सामरिक स्तर के अभ्यास को साझा करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA भी शामिल हैं, जो इनकी सेनाओं की आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है और साथ ही साथ गहन सुरक्षा भी प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने 2018 में COMCASA यानी कि COMCASA, जिसका पूरा नाम है संचार संगतता और सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन प्रदान करता है और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री का प्रावधान भी करता है। पिछले साल अक्टूबर में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते को सील कर दिया था। समझौता दोनों देशों के बीच उच्च अंत सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने का प्रावधान करता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बर्निंग एफिजीज ऑन द अक्रॉस कंट्री ईदर ऑन फ्राइडे और सैटरडे सेज संयुक्त किसान मोर्चा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि शुक्रवार या शनिवार को देश भर में दशहरे का पुतला दहन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को कहा कि दशहरे पर उनके पुतले जलाने के आह्वान पर देश भर में अलग अलग जगहों पर शुक्रवार या शनिवार को कार्रवाई की जाएगी, जो उस विशेष क्षेत्र में स्थानीय स्थिति पर निर्भर करता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू में अपने सभी घटकों को एक आह्वान किया था। 15 अक्टूबर दशहरा उत्सव के दिन त्योहार की भावना को बनाए रखने के लिए भाजपा नेताओं का पुतला दहन किया जाएगा, बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हुए। 40 से अधिक किसान संघों के क्षेत्र निकाय के एक बयान में कहा गया है कि हालांकि विशेष रूप से तराई के संवेदनशील हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने के लिए भाजपा RSS बलों द्वारा इस अवसर का उपयोग करने की संभावना को देखते हुए योजना में बदलाव किया गया था। यह दावा करते हुए कि सदस्यों को सूचना संप्रेषित करते समय भ्रम की स्थिति थी, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि पुतला दहन दोनों तिथियों पर होगा। SKM ने स्पष्ट किया और कैडरों को केवल 2 में से किसी एक तारीख को इस अवसर को चिन्हित करने की सलाह दी। इस बारे में बात करते हुए कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर की दोनों तारीखें कैडरों तक पहुंच गईं। बयान में कहा गया है कि SKM अब सभी घटकों को स्थानीय तिथि के अनुसार 15 या 16 तारीख को पुतला दहन की कार्रवाई करने की सलाह देता है। बयान में कहा गया है कि जिन नेताओं के पुतले जलाए जाएंगे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अजय मिश्रा और अन्य सदस्य शामिल हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है।
न्यूज का टाइटल है एफडीए पैनल इंडोर्सेस लोअर डोज मॉडर्ना कोविड-19 शॉट फॉर बूस्टर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एफडीए पैनल बूस्टर के लिए मॉडर्न कोविड-19 शॉट की कम खुराक का समर्थन करता है। स्वास्थ्य सलाहकारों ने 14 अक्टूबर को कहा कि कुछ अमेरिकी जिन्हें मॉडर्ना का कोविड-19 वैक्सीन मिला है उन्हें वायरस से बचाव के लिए आधी खुराक वाला बूस्टर मिलना चाहिए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सलाहकारों के पैनल ने वरिष्ठ नागरिकों, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले वयस्कों, नौकरी या रहने की स्थितियों के लिए बूस्टर शॉट की सिफारिश करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया, जो उन्हें कोविड-19 के लिए बढ़े हुए जोखिम में डालते हैं। सिफारिश गैर बाध्यकारी है, लेकिन यह यूएस बूस्टर अभियान को लाखों और अमेरिकियों तक विस्तारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सितंबर में एफडीए द्वारा उनके उपयोग को अधिकृत करने के बाद बहुत से लोग जिन्होंने कम से कम 6 महीने पहले अपने शुरुआती फाइजर शॉट्स प्राप्त किए थे, उन्हें पहले से ही बूस्टर मिल रहा है। खुराक के लिए प्रारंभिक मॉडर्न टीकाकरण में 200 माइक्रोग्राम शॉट होते हैं, लेकिन मॉडर्ना का कहना है कि बूस्टर के लिए 50 माइक्रोग्राम का एक शॉट पर्याप्त होना चाहिए। का मतलब ये है, शुरुआत में जब मॉडर्न का टीकाकरण होता है तो उसमें 100 माइक्रोग्राम के 2 डोज लिए जाते हैं, लेकिन बूस्टर शॉट के लिए का आधा यानी कि 50 माइक्रोग्राम भी पर्याप्त है। एजेंसी ने 14 और 15 अक्टूबर को अपने विशेषज्ञों को तौलने के लिए बुलाया कि किसे बूस्टर मिलना चाहिए और उन लोगों के लिए जिन्हें 2021 में पहले मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शॉट्स प्राप्त हुए थे। एफडीए दोनों कंपनियों के बूस्टर के लिए अंतिम निर्णय लेने में अपने सलाहकारों की सिफारिशों का उपयोग करेगा। एक सकारात्मक निर्णय मानते हुए अभी भी एक और बाधा है। अगले हफ्ते रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों द्वारा बुलाई गई एक पैनल अधिक विशिष्टताओं की पेशकश करेगी कि किसे बूस्टर शॉट प्राप्त करना चाहिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पॉलिसी सपोर्ट कोविड-19 वैक्सीनेशन डिफरेंसेस कॉजिंग अनइवन रिकवरी आईएमएफ गवर्निंग कमेटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीति समर्थन कोविड-19 टीकाकरण अंतर असमान वसूली के कारण है। आईएमएफ संचालन समिति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति आईएमएफसी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को निर्देशित करती है और अपना एजेंडा निर्धारित करती है, 14 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के हिस्से के रूप में मिली। वित्त और केंद्रीय बैंकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित समिति का गठन करने वाले मौजूद थे। आईएमएफसी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जब विश्व अर्थव्यवस्था महामारी से उबर रही है तो वैक्सीन की उपलब्धता और नीतिगत समर्थन के विभिन्न स्तरों में अंतर के कारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद मौजूद हैं। आईएमएफसी ने आईएमएफ आरक्षित संपत्तियों के नए एसडीआर विशेष आहरण अधिकार आवंटन का भी स्वागत किया, जिनमें से 650 बिलियन डॉलर 2021 में नए बनाए गए थे। आईएमएफसी ने एक ट्रस्ट के निर्माण का भी समर्थन किया, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जिसे पहली बार जून में घोषित किया गया था। इस पैसे में से कुछ को कम आय और कमजोर मध्यम आय वाले देशों में भेजने के लिए जो कोविड-19 महामारी के चपेट में हैं। सुश्री सीतारमण ने आईएमएफ से इन देशों को हाल ही में आवंटित एसडीआर के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक नीतिगत सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार आईएमएफसी ने मजबूत स्थिति वाले देशों से एसडीआर के स्वैच्छिक चैनलिंग का समर्थन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सुश्री सीतारमण द्वारा प्रतिध्वनित एक स्थिति मंत्री ने अमीर और गरीब देशों के बीच टीकों की पहुंच में अंतर पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जलवायु, वित्त और प्रौद्योगिकी के संबंध में विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने का भी आह्वान किया। संदेश जो उन्होंने 13 अक्टूबर को G20 सम्मेलन में दिया था। आईएमएफसी विज्ञप्ति एक एजेंडा सेटिंग दस्तावेज में कहा गया कि सार्वभौमिक टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है और वे फंड सदस्य देश टीकों और आवश्यक
चिकित्सा और उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएंगे। फंड के सदस्य देशों ने यह भी कहा कि वे सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए स्वास्थ्य खर्च को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे और जब उपयुक्त हो तो अपना ध्यान संकट की प्रक्रिया से विकास को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता पर स्थानांतरित करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु कार्रवाई में और तेजी लाने और एक अधिक टिकाऊ वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है। दस्तावेज में कहा गया है कि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता का एहसास करने के लिए भी सहयोग करेंगे। IMFC ने विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2018 रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा की और IMF के बोर्ड के बयान का स्वागत किया। एक स्वतंत्र जांच में पाया गया कि IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो 2018 में विश्व बैंक की CEO भी थी, ने चीन के संबंध में बैंक कर्मचारियों पर दबाव डाला था कि वह रिपोर्ट में अपनी रैंकिंग में सुधार करें। हालांकि बोर्ड को उसे हटाने के लिए यह पर्याप्त आधार नहीं मिला। सुश्री जॉर्जिवा, जिन्हें यूरोपीय देशों का मजबूत समर्थन प्राप्त था, ने इस सप्ताह के दौरान बार बार अपना बचाव किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। टाइटल है कैरी आउट जस्ट नेसेसरी एक्सपेंसेस एज एयर इंडियाज डिसइन्वेस्टमेंट लाइकली टू कंप्लीट इन 10 वीक गवर्नमेंट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आवश्यक खर्चों का वहन करें क्योंकि एयर इंडिया का विनिवेश 10 सप्ताह में पूरा होने की संभावना है। सरकार नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया का विनिवेश अगले 10 हफ्तों में पूरा होने की संभावना है और तब तक केवल आवश्यक राजस्व और पूंजीगत व्यय ही किया जाना चाहिए। श्री बंसल, जिनके पास एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का भी प्रभार है, ने एक आदेश में कहा कि एयरलाइन की विनिवेश प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और टाटा समूह को आशय पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनिवेश की कवायद पूरी होने तक सभी राजस्व या पूंजीगत व्यय केवल व्यापार की निरंतरता के लिए आवश्यक सीमा तक ही किए जाते हैं, जो कि 10 सप्ताह या उसे भी कम समय में होने की संभावना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि निदेशक वित्त या CMD की पूर्व सहमति के बिना किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए। श्री बंसल ने कहा कि जहां तक संभव हो इसकी वैधता 31 मार्च 2022 से अधिक नहीं हो सकती है। यदि वैधता 31 मार्च 2022 से अधिक है तो इसमें समाप्ति खंड होना चाहिए। 8 अक्टूबर को केंद्र ने घोषणा की कि टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को कर्ज में डूबे एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोली जीतने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की पेशकश की है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ग्रीस US रिन्यू डिफेंस डील टू बूस्ट कोऑपरेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीस अमेरिका ने रक्षा सौदे को नवीनीकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीस ने गुरुवार को अपने लंबे समय से रक्षा सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक कदम राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नाटो सहयोगियों को पूर्वी भूमध्य क्षेत्र और उसके बाहर सुरक्षा को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। US ग्रीस म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है। MDCA ने 1990 से अमेरिकी सेना को ग्रीक क्षेत्र के भीतर प्रशिक्षित और संचालित करने की अनुमति दी है। दोनों देशों, जिनके मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, ने 5 साल के लिए अपने समझौते को इस समझ के साथ नवीनीकृत किया कि तब से यह अनिश्चित काल तक बना रहेगा जब तक कि पार्टियों में से कोई एक वापस लेने का विकल्प नहीं चुनता है। MDCA हमारे रक्षा सहयोग का आधार है, श्री ब्लिंकन ने एक बयान में कहा। आज का संशोधन MDCA की वैधता को बढ़ाता है, इसे नाटो सहयोगियों के बीच अन्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौतों के अनुरूप बनाता है और ग्रीस और संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्वी भूमध्य सागरीय और उससे आगे सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त टिकाऊ बनाता है। ग्रीस में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं और संशोधन उनके रक्षा समझौते को अनिश्चित काल तक लागू रहने की अनुमति देगा। श्री ब्लिंकन ने
ग्रीक विदेश मंत्री निकोस डेंडियास के साथ हस्ताक्षर समारोह में कहा। श्री डेंडियास ने कहा कि ग्रीस के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता से पता चलता है कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। ग्रीस ने फ्रांस के साथ एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ सप्ताह बाद यह सौदा किया, जो उन्हें बाहरी खतरे की स्थिति में एक दूसरे की सहायता के लिए आने की अनुमति देगा, लेकिन जिसने तुर्की के साथ और तनाव बढ़ा दिया है। पूर्वी भूमध्य सागरीय ने दशकों से नाटो के सहयोगी ग्रीस और तुर्की को प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय दावों पर एक दूसरे के साथ देखा है, जो हवाई क्षेत्र, ऊर्जा और एजियन और साइप्रस के जातीय रूप से विभाजित द्वीप में कुछ द्वीपों की स्थिति में विस्तार करते हैं। पिछले साल तनाव तब और बढ़ गया जब तुर्की और ग्रीक नौसेना ने हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाले जहाजों की रक्षा की। दोनों पक्ष अपने बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतभेद बने हुए हैं। तुर्की और ग्रीस ने पिछले सप्ताह द्विपक्षीय वार्ता का अंतिम दौर आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य भूमध्य सागरीय और अन्य जगहों पर मतभेदों को दूर करना था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अफगान फीमेल फुटबॉलर्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू कतर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगान महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को अफगानिस्तान से कतर लाया गया। कतर ने राष्ट्रीय टीम के कुछ खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों को निकालने के लिए फीफा के साथ काम किया। कतर सरकार ने कहा कि महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को गुरुवार को अफगानिस्तान से दोहा की उड़ान से निकाला गया। कतर के सहायक विदेश मंत्री डोलवाह अल खट्टर ने ट्वीट किया कि महिला खिलाड़ियों सहित लगभग 100 फुटबॉल खिलाड़ी और उनके परिवार बोर्ड पर हैं। कतर ने फीफा के साथ राष्ट्रीय टीम के कुछ खिलाड़ियों सहित अन्य खिलाड़ियों की निकासी के समन्वय के लिए काम किया, जिन्हें कोरोना वायरस परीक्षण से गुजरने के लिए अन्य निकासी के साथ एक परिसर में ले जाया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि वे कब तक कतर रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संघ FIFPRO यानी फिफ्रो ने अगस्त में अफगानिस्तान महिला राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के लिए काबुल से बाहर उड़ान पर सुरक्षित सीटों में मदद की। अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रत्याशित की तुलना में बहुत तेजी से गिरने के बाद महिला एथलीटों की सुरक्षा के लिए चिंताएं उठाई गईं। तालिबान को 20 वर्षों के बाद काबुल पर नियंत्रण वापस लेने की अनुमति दी गई। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है म्यांमार इश्यूज गैज ऑर्डर ऑन सीनियर लॉयर डिफेंडिंग आउस्टेड लीडर सू की। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। म्यांमार ने अपदस्थ नेता सू की का बचाव करने वाले वरिष्ठ वकील पर रोक आदेश जारी किया। म्यांमार की अपदस्थ आंग सान सू की के मुख्य वकील, जिन पर कई आपराधिक आरोपों में मुकदमा चल रहा है, ने गुरुवार देर रात कहा कि उन्हें उनके मामलों के बारे में बात करने से रोक दिया गया है। वकील खिन मोंग जा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत की गई थी, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से व्यापक रूप से शब्दबद्ध कानून है। का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटना है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। कानून का इस्तेमाल आमतौर पर सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने और कर्फ्यू लगाने के लिए किया जाता है। फरवरी में दूसरी सू की निर्वाचित सरकार को हटाने के बाद सेना द्वारा उसे उसी तरह नियोजित किया गया है। सू की कानूनी टीम के एक अन्य वकील की विन ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि राजधानी नैपीताव में टाउनशिप कार्यालय, जहां सू की पर मुकदमा चलाया जा रहा है, ने खिन माउंग जॉ को बुलाया ताकि वह मीडिया को जानकारी प्रकट न करने के लिए एक उपक्रम पर हस्ताक्षर कर सकें। गैग आदेश की खबर गुरुवार देर रात प्रसारित हुई, जब टिप्पणी के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क नहीं किया जा सका। आदेश का व्यवहारिक प्रभाव चल रहे परीक्षणों के लगभग किसी भी प्रत्यक्ष खाते को बंद करना होगा, जिसमें सुश्री सू की और उनके सह प्रतिवादी शामिल हैं। कार्रवाई का एकमात्र लेखा जोखा और उसके सह प्रतिवादियों का बचाव करने वाले वकीलों से आया है। अदालत के
सत्र पत्रकारों और ये बंद हैं। अभियोजक उन पर टिप्पणी नहीं करते हैं और राज्य नियंत्रित मीडिया ने अब तक सीधे ऊपर रिपोर्ट नहीं। सैन्य परिषद अब एक के बाद एक वकील रोक रही है कि विन ने सत्तारूढ़ जनता का जिक्र करते हुए कहा, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। अगस्त में सुश्री सू के वकीलों में से एक सैन मारला को भी मीडिया से बात करने से प्रतिबंधित करने वाले एक गैग ऑर्डर के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया गया था। सुश्री सूची के समर्थकों और स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि उन पर लगे आरोप उन्हें बदनाम करने और सेना सत्ता पर कब्जे को वैध ठहराने के लिए लड़े गए। सबसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार हैं, जिसके लिए प्रत्येक गिनती में 15 साल तक जेल सजा है और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन है में अधिकतम 14 साल की अवधि है। गुप्त मामले में सुश्री सू के सह प्रतिवादी उनके 3 पूर्व कैबिनेट मंत्री और एक ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री टीन टर्नेल हैं, जिन्होंने उनके सलाहकार के रूप में कार्य किया। श्री टर्नेल के वकील ये लिंग ओंग ने कहा कि मामले को संभालने वाले न्याय पिटाओ की अदालत ने गुरुवार को सैद्धांतिक रूप से आगामी मुकदमे में एक दुभाषिया को अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त। एक सप्ताह पहले के अपने स्वयं के फैसले को उलट दिया, जब उसने जो कहा था के लिए एक से इनकार कर दिया था। सुरक्षा को ध्यान में रख श्री टर्नेल के कथित अपराध और अन्य लोगों के कथित अपराध का सटीक विवरण सार्वजनिक किया गया है। हालांकि म्यांमार राज्य टेलीविजन ने सरकारी बयानों का हवाला देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अकादमिक के पास गुप्त राज्य वित्तीय जानकारी तक पहुंच थी और उन्होंने देश से भागने की कोशिश की थी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज है, रिटायर्ड डिप्लोमेट क्रिस्टोफर हिल इज बिडेन्स चॉइस फॉर एनवॉय टू सर्बिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सेवानिवृत्त राजनयिक क्रिस्टोफर हिल सर्बिया में दूत के लिए बिडेन पसंद हैं। राष्ट्रपति जो बिडेन ने गुरुवार को कहा कि वह लंबे समय से राजनयिक क्रिस्टोफर हिल को सर्बिया में राजदूत नामित करने का इरादा रखते हैं। श्री हिल इराक में राजदूत के रूप में सेवा करने के बाद 2010 में विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने 31/2 वर्षीय बोस्नियाई युद्ध को समाप्त करने के लिए 1995 में एक शांति समझौते पर बातचीत करने में मदद और 2003 में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया हार मानने के लिए मनाने की कोशिश करना था। मिस्टर हिल मैसेडोनिया, पोलैंड और दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राजदूत होने के साथ साथ कोसोवो में विशेष दूत भी थे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश शासन के दौरान उन्होंने पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। मिस्टर हिल वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ नेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में सहायक प्रोफेसर हैं। पद के लिए सीनेट पुष्टि की आवश्यकता भी है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। न्यूज का टाइटल है, इंडिया फाइनेंशियल डायलॉग इंक्लूड न्यू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भारत यूएस वित्तीय वार्ता में जलवायु परिवर्तन पर नया फोकस शामिल करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अमेरिकी समकक्ष ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका भारत आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 8 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए मुलाकात की। इसके अलावा उपस्थित में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वस्तुतः उपस्थित थे। संयुक्त बयान के अनुसार पहली बार मंत्री स्तरीय बैठक में जलवायु वित्त को समर्पित सत्र आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 ग्लासगो में महीने के अंत में भारत अमीर देशों के लिए प्रेरित किया गया है। 100 अरब बिलियन प्रति वर्ष के अपने पेरिस समझौते जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सार्वजनिक और निजी स्रोतों से विकासशील देशों के लिए सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने के सामूहिक विकसित लक्ष्य की पुष्टि की है। सार्थक शमन कार्यों और कार्यान्वयन पर पारदर्शिता के संदर्भ में बयान में कहा गया है। के साथ ही
इस तरह के एक सत्र को आयोजित करना वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जलवायु वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में तत्काल प्रगति को चलाने के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाता भी है। इस साल अप्रैल में अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी की भारत यात्रा के बाद शुरू की गई साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने दो मंत्रालयों के बीच जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के साथ साथ यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के तहत हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग TAFMD के फाइनेंस मोबिलाइजेशन स्तंभ के माध्यम से आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं। गुरुवार की बैठक में पक्षों ने जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रयासों और घोषित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक देश के प्रयासों पर भी विचार साझा किए। भारत पर अमेरिका और ब्रिटेन सहित पेरिस से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दबाव रहा है, जिसमें नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने की समय सीमा प्रदान करना शामिल है। भारत ने अब तक आगे की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धताओं अपने पेरिस से संबंधित लक्ष्यों से परे की घोषणा नहीं की है और तर्क दिया है कि विकासशील देशों को जगह मिलनी चाहिए और अमीर देशों को अपने जलवायु वित्त प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के अलावा नेट माइनस प्रतिबद्धताओं की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठकों में अब तक सप्ताह की चर्चाओं के विषयों के अनुरूप चर्चा के विषयों में महामारी से आर्थिक सुधार, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की वित्त पोषण, द्विपक्षीय ऋण और ऋण स्थिरता, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कराधान भी सम्मिलित हैं। भारत और अमेरिका ने भी द्विपक्षीय ऋण में ऋण स्थिरता और पारदर्शिता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। संभवतः इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन की उधार प्रथाओं का एक संदर्भ, जिसने उधार लेने वाले देशों को अस्थिर ऋण स्थिति में ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर दोनों पक्षों ने OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अमीर देशों का एक समूह बनाकर समझौते का स्वागत किया और 2023 तक समझौते की दो स्तंभों को लागू करने के लिए दूसरों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्तंभ 1 में कर का आवंटन शामिल है, अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर, अधिकार क्षेत्र और स्तंभों के बीच कुछ कंपनियों पर 15% का वैश्विकतम कर है। पक्षों ने यूएस के FATCA कानून पर भी ध्यान दिया, जिसके तहत अन्य देश अमेरिका को अमेरिकियों की वित्त संपत्ति की जानकारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब तटीय कर चोरी से निपटने के लिए संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों को FATCA पर पूर्ण पारस्परिक व्यवस्था पर चर्चा जारी रखनी चाहिए। AML या CFT पर दोनों पक्ष वित्तीय अपराधों से लड़ने के महत्व और हमारी वित्तीय प्रणालियों को दुरुपयोग से बचाने के लिए वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन पर सहमत हुए। बयान में ग्रुप ऑफ 20 G20 का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें से भारत 2023 में अध्यक्ष होगा। जैसा कि आपने 2023 में G20 प्रेसिडेंसी के लिए तैयार हुए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका एक सफल और उत्पादक वर्ष मेजबानी में भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है, कहा। इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ का टाइटल है बिडेन नॉमिनेट इंडियन अमेरिकन टू अ की पोजीशन इन पेंटागन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी को पेंटागन में एक प्रमुख पद के लिए नामित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 14 अक्टूबर को भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी को पेंटागन में एक महत्वपूर्ण पद पर नामित करने के अपने इरादे की घोषणा की। वायुसेना के एक प्रमुख अधिकारी श्री चौधरी को वायुसेना के प्रतिष्ठान ऊर्जा और पर्यावरण के सहायक सचिव के पद के लिए नामित किया गया है। पेंटागन के इस प्रमुख पद के लिए शपथ लेने से पहले उन्हें संयुक्त राज्य सीनेट
कैबिनेट द्वारा पुष्टि करने की आवश्यकता है। श्री चौधरी ने पहले अमेरिकी परिवहन विभाग में एक वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में कार्य किया, जहां वे व्हाइट हाउस द्वारा जारी उनके बायो के अनुसार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (AFAA) में एडवांस्ड प्रोग्राम एंड इनोवेशन ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस के निदेशक थे। इस भूमिका में श्री चौधरी FAA के वाणिज्यिक अंतरिक्ष परिवहन मिशन के समर्थन में उन्नत विकास और अनुसंधान कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे। परिवहन विभाग में रहते हुए उन्होंने कार्यकारी निदेशक क्षेत्र और केंद्र संचालन के रूप में भी काम किया, जहां वे देश भर में स्थित 9 क्षेत्रों में विमानन संचालन के एकीकरण और समर्थन के लिए जिम्मेदार थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी वायुसेना में 1993 से 2015 तक सक्रिय ड्यूटी पर उन्होंने वायुसेना में विभिन्न प्रकार के परिचालन, इंजीनियरिंग और वरिष्ठ कर्मचारियों के कार्य पूरे किए। C-17 पायलट के रूप में उन्होंने अफगानिस्तान और इराक में कई लड़ाकू मिशनों के साथ साथ कार्मिक रिकवरी सेंटर, मल्टीनेशनल कॉर्प्स इराक के निदेशक के रूप में एक जमीनी तैनाती सहित वैश्विक उड़ान संचालन का कार्य किया। एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह उड़ान सुरक्षा और दुर्घटना की रोकथाम का समर्थन करने वाले वायुसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए सैन्य एवियोनिक्स और हार्डवेयर के उड़ान प्रमाणन के लिए जिम्मेदार थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि इससे पहले अपने करियर में उन्होंने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के लिए अंतरिक्ष प्रक्षेपण संचालन का समर्थन किया और पहले GPS नक्षत्र पूर्ण परिचालन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे चरण और उड़ान सुरक्षा गतिविधियों का नेतृत्व भी किया। एक सिस्टम इंजीनियर के रूप में उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संरक्षण गतिविधियों का समर्थन किया। उन्होंने ओबामा प्रशासन के दौरान एशियाई अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इस भूमिका में उन्होंने AAPI समुदाय के लिए दिग्गजों के समर्थन में सुधार के लिए कार्यकारी शाखा के प्रयासों पर राष्ट्रपति को सलाह दी। श्री चौधरी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी DLS प्रोग्राम से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और इनोवेशन में विशेषज्ञता वाले डॉक्टरेट, सेंट मेरी यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में MS, नासा ग्रेजुएट फेलो के रूप में एयर यूनिवर्सिटी से ऑपरेशनल आर्ट्स एंड मिलिट्री साइंस में MA और BS किया है। अमेरिकी वायुसेना अकादमी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में वह संघीय कार्यकारी संस्थान के स्नातक हैं और कार्यक्रम प्रबंधन, परीक्षण और मूल्यांकन और सिस्टम इंजीनियरिंग में रक्षा अधिग्रहण प्रमाण पत्र विभाग रखते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है जापान PM किशिदा लॉन्चेस फ्लैगशिप टू लुक इनटू वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने धन पुनर्वितरण पर ध्यान देने के लिए प्रमुख पैनल लॉन्च किया। यह निर्णय श्री किशिदा के 14 अक्टूबर को संसद को भंग करने और चुनाव के लिए मंच तैयार करने के फैसले के मद्देनजर आया, जहां महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को ठीक करने पर ध्यान दिया जाएगा। जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 15 अक्टूबर को एक प्रमुख परिषद की शुरुआत की, जो कि धन की असमानताओं से निपटने और घरों में धन का पुनर्वितरण करने की रणनीति पर काम करेगी, जिसे उन्होंने पूंजीवाद के नए रूप में वर्णित किया है। यह कदम श्री किशिदा की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पूर्व प्रीमियर शिंजो आबे के एबेनॉमिक्स प्रोत्साहन उपायों की विकास समर्थक नीतियों और कंपनियों से घरों में धन को सीधे स्थानांतरित करने के प्रयासों को जोड़ती है। यह 14 अक्टूबर को संसद को भंग करने और एक चुनाव के लिए मंच तैयार करने के श्री किशिदा के फैसले के मद्देनजर आया, जहां महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को ठीक करने पर ध्यान दिया जाएगा। मजबूत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए केवल बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, यह व्यापक आबादी को विकास का फल नहीं देगा। श्री किशिदा ने 14 अक्टूबर को एक संवाददाता सम्मेलन में ऐसा कहा। मजबूत आवश्यकता का आह्वान करते हुए घरों में अधिक संपत्ति वितरित करने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है। पैनल इस महीने के अंत में अपनी पहली बैठक आयोजित करेगा और इस साल के अंत तक अंतरिम प्रस्तावों के साथ आने का लक्ष्य रखता है, ताकि वे अगले वित्तीय वर्ष के लिए कर सुधार चर्चाओं में परिलक्षित हो सकें। अर्थव्यवस्था मंत्री डेशिरो यामागिची
शिवा ने 15 अक्टूबर को संवाददाताओं से ऐसा कहा। श्री किशिदा की अध्यक्षता में पैनल में कैबिनेट मंत्री और निजी क्षेत्र के 15 सदस्य शामिल हैं, जिनमें शिक्षाविद और व्यावसायिक लॉबी, श्रम संगठन और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह विकास रणनीति पर सरकार की परिषद की जगह लेता है, जिसने श्री किशिदा के पूर्ववर्ती योशिहिदे सुगा की नीतिगत प्राथमिकताओं को लागू करने की योजना बनाने में मदद की, जैसे कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है दिल्ली रिकॉर्ड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 18.6 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि दिल्ली में 15 अक्टूबर को हवा में हल्की ठंडक हुई, क्योंकि न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार दिन साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह 8:30 बजे अब सापेक्षिक आर्द्रता 68% दर्ज की गई। 14 अक्टूबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी कि 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम विभाग ने सप्ताहांत में हल्की या मध्यम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की है। शहर में 14 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कोल इंडिया हॉल्ट सप्लाई टू नॉन पावर यूजर्स हीटिंग इंडस्ट्री। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोल इंडिया ने गैर विद्युत उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति रोकी और उद्योग प्रभावित हो गए। राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि उसने अस्थायी रूप से गैर बिजली ग्राहकों की आपूर्ति बंद कर दी है। संभावित रूप से अन्य उद्योगों में कंपनियों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि भारत वर्षों में अपने सबसे खराब बिजली आपूर्ति घाटे में से एक से जूझ रहा है। दुनिया के चौथे सबसे बड़े भंडार के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, लेकिन पूर्व महामारी के स्तर से ऊपर बिजली की मांग में वृद्धि का मतलब है कि राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान से आपूर्ति पर्याप्त नहीं। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कोयले का भंडार कहाँ पे है, चौथे नंबर पर, तो उसका आंसर है भारत। और इसके साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है, तो भारत। यानी कोयले का भंडार में चौथे नंबर पर है और कोयले के उत्पादन दूसरे नंबर पर है। और इसके साथ ही कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कंपनी ने एक बयान में कहा कि उन्हें बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की सभी ऑनलाइन नीलामी बंद कर दी है। यह केवल एक अस्थायी प्राथमिकता है। राष्ट्र के हित में तनावग्रस्त बिजली संयंत्रों में कम कोयला स्टॉक की स्थिति से निपटने और उन्हें आपूर्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कहा। एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तत्काल पूर्ण आपूर्ति फिर से शुरू करने की मांग की। इसने कहा कि कोल इंडिया का कदम उद्योग के लिए हानिकारक है, जिसे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की आवश्यकता है। एसोसिएशन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 2 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। उसने कहा कि कई एल्यूमिनियम संयंत्र पहले से ही कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके कोयले का स्टॉक अप्रैल में लगभग 15 दिनों से घटकर 2 से 3 दिनों का हो गया है। एसोसिएशन ने कहा कि पूरे उद्योग को स्थिर स्थिति में लाया गया है और अस्थायी संचालन जारी रखने के लिए कोई शमन योजना तैयार करने के लिए समय नहीं बचा है। उद्योग की उत्पादन लागत का लगभग 40% कोयला खाते में है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कोयला उपभोक्ता चीन जैसे खरीदारों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो गंभीर बिजली संकट के बीच आयात में तेजी लाने के दबाव में है। कोल इंडिया ने कहा कि भारतीय ग्राहक ईंधन उच्च वैश्विक कीमतों के कारण स्थानीय कोयले का उपयोग करने लगे हैं। भारत ने बिजली उत्पादकों को ईंधन की कमी के बीच अपनी कोयले की आवश्यकताओं का 10% तक आयात करने के लिए कहा है और राज्यों को चेतावनी दी है कि अगर वे बिजली एक्सचेंजों पर बिजली की बिक्री बढ़ती कीमतों में नकदी के लिए करते पाए जाते हैं, तो संघीय कंपनियां अपनी बिजली आपूर्ति पर अंकुश लगाएंगी। भारत के 135 कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में से
अधिकांश में 3 दिनों से भी कम समय का ईंधन भंडार है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है और यहीं पर आज के देशों दुनिया के सभी ताजा तरीन खबरों की समाप्ति के साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त हो जाता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही भागों में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।